जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं MHD 5 का प्रश्न उत्तर, जो कि आप लोगों के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो एक ऐसे प्रश्न को जो कि पिछले कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये प्रश्न है, काव्य रचना में प्रतिभा का महत्व बताइए। किसी भी काव्य को रचने में हमें प्रतिभा क्यों जरूरी है। प्रतिभा का मतलब आप लोगों को पता ही है, जो लोगों के अंदर पहले से ही विद्यमान होती है। तो इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे कि प्रतिभा के आंसर में हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि काव्य रचना में प्रतिभा का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यह कवि की जो कवि होते हैं उनके अंदर क्या है, प्रतिभा का जो है वो काव्य रचना में प्रतिभा का महत्व तो है ही, लेकिन जो कवि हैं, कवि की मौलिकता, सृजनात्मकता और गहन अभिव्यक्ति का आधार होती है। सृजनात्मकता का मतलब हो गया जो कवि खुद सृष्टि कर सकता है। प्रतिभा को साहित्य और काव्य के मनीषियों ने काव्य के मूल स्तंभों में से एक माना है। जो प्रतिभा है उसको बड़े बड़े साहित्यकारों ने और मनीषियों ने काव्य के मूल जो स्तंभ हैं उनमें से एक माना है। इसे कवि की एक ऐसी मानसिक शक्ति या विशिष्ट योग्यता समझा जाता है जो उसे सामान्य जन से अलग बनाती है, क्योंकि ये जो प्रतिभा है, इसी के बल पर जो कवि है वो अपनी रचना करता है। तो जब वो इसके बल पर रचना करता है तो उसकी जो रचना करने की जो कैपेसिटी है वो और लोगों से उसे अलग बना देती है, इसलिए उसको कवि कहा जाता है। और उसके विचारों को काव्य के रूप में साकार करने की क्षमता प्रदान करती है। तो जो उसके मन में चल रहे जो विचार होते हैं, जब उसे वो लिखित रूप प्रदान करता है तो वो मतलब वो क्या होता है, वो कवि कहलाता है। ठीक है। हर कोई कवि नहीं बन सकता, क्योंकि कवि बनने के लिए आप में या फिर हम में वो नज़रिया होना चाहिए जो एक कवि के अंदर साधारणतः पाई जाती है। प्रतिभा का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। प्रतिभा का जो महत्व है उसको हम लोग इस कुछ बिंदु दिए गए हैं, कुछ पॉइंट वाइज आंसर लिखे गए हैं, उसी को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। तो इसमें से पहला है मौलिकता और सृजनात्मकता। तो इसके जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर हम लोग लिखेंगे कि प्रतिभाशाली कवि अपने विचारों, भावनाओं और अनुभूतियों को अनूठे ढंग से प्रस्तुत करता है। जो भी प्रतिभाशाली या फिर जो भी ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, ठीक है, ज्ञानी व्यक्ति, प्रतिभाशाली मतलब जिस व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण है और वो अपने प्रतिभाओं को, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को और उसके अंदर जो अनुभूति है उसको एक अलग तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। उसकी रचनाएं नए दृष्टिकोण, कल्पनाओं और अर्थों को उद्घाटित करती है। उस व्यक्ति की जो रचनाएं होती हैं, उसका रचना करने का जो नज़रिया होता है, जो दृष्टिकोण होता है वो अलग होता है। उसकी जो कल्पना शक्ति होती है वो अति होती है, मतलब बहुत ज़्यादा कल्पना शक्ति होती है। और अर्थ जो शब्द बोलते हैं उस शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, जिससे कि उसकी एक अलग ही वैल्यू होती है। ठीक है। तो ये बताया गया है कि उन सारी चीज़ों को यहाँ पे उद्घाटित करती है। दूसरे नंबर में पॉइंट में बताया गया कि भावों की गहराई। भावों की गहराई का मतलब हो गया जो अपने अंदर चल रहे भावों की जो गहराई है उसके बारे में बताया गया है। तो प्रतिभा के बिना काव्य में भावों की गहराई नहीं आ सकती। जिस व्यक्ति के अंदर प्रतिभा नहीं है, वो प्रतिभा अगर नहीं है तो वो अपने काव्य रचना करेगा तो उसमें फीलिंग्स नहीं डाल पाएगा, ताकि जब पाठक पढ़ेंगे तो उसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। तो जो पाठक के हृदय को स्पर्श करे, ऐसी आप फीलिंग्स नहीं डाल पाएंगे अगर कोई भी काव्य रचना करेंगे जिसमें पाठक को उनके हृदय को छू जाए, तो ऐसी रचना किसी काम की नहीं है। ठीक है। प्रतिभा कवि को जीवन की सूक्ष्मताओं को देखने और उन्हें व्यक्त करने में सहायक होती है। प्रतिभा जो होती है वो हमारे जो जीवन होते हैं उनकी सूक्ष्मता, मतलब हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सूक्ष्म होती हैं, और कवि जो होते हैं उनको देखने के लिए जो कवि लोग देखते हैं वो साधारण हम इन आँखों से नहीं देख सकते। उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ जो आप लोग शायद यहाँ से कुछ समझ पाएँ। जैसे मान लीजिए कोई किसी एक फूल का पेड़ है। ठीक है। उस फूल के पेड़ की जो टहनियाँ हैं, जो डालियाँ हैं, वो अगर हवा से हिल रही हैं, ठीक है, तो कवि जो है वो उसको अगर देखेगा तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाइन बना देगा, जैसे उसको लगेगा कि जो फूल की टहनियाँ या फिर डाली जो हैं फूल के पेड़ की, वो उन्हें अपनी तरफ बुला रही हैं कि इधर आओ, ऐसा बोलकर। लेकिन हम और आप अगर ऐसी घटना को कई बार देख चुके हैं, लेकिन हमारे मन में ऐसी कोई बातें जो होती है वो हमारे मन में उभर कर आती ही नहीं है। ठीक है।
तो ये बताता है कि उन्हें जो कवि के मन में जो बातें चल रही हैं होती हैं उनको व्यक्त करने में सहायक होती है हमारी भाव। ठीक है, भाषा और शैली पर अधिकार भी होता है। अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो भाषा और शैली पर भी अधिकार होगा। तो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे कि प्रतिभाशाली कवि जो होते हैं वो भाषा का प्रयोग कुशलता से करता है। जो भी प्रतिभाशाली कवि होते हैं वो अपनी भाषाओं का प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से करेंगे ताकि लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो, और उस नई अभिव्यक्ति के माध्यम से समृद्ध करता है। उसकी शैली आकर्षक और प्रभावशाली होती है। मतलब जब भी कोई कवि मान लीजिए कुछ नया रचना करता है तो उसकी जब वो उसकी अभिव्यक्ति करेगा, उन रचनाओं के बारे में जब वो विस्तार से बताएगा तो उसको बताने का जो माध्यम है वो बहुत सरल होगा और उसे समझने वाला व्यक्ति आसानी से एक ही बार में समझ जाएगा। उसकी शैली, जो बात करने की जो तरीका है, जो समझाने का जो तरीका है वो बहुत ही आकर्षक होगा, जिसकी तरफ हर कोई अट्रैक्टिव होगा। क्योंकि अट्रैक्टिव होने का मतलब ये है कि वो जल्दी से समझ जाएगा। तो उसे जब भी कोई टफ कॉन्सेप्ट मिलेगा तो वो चाहेगा कि वो व्यक्ति अगर समझा दे तो वो जल्दी से जल्दी समझ जाएगा। इसलिए उसे प्रभावशाली भी कहा गया है कि वो मतलब जल्दी से लोगों पे इफेक्ट करेगी, जल्दी से जो लोग होंगे उनके ऊपर प्रभाव डालेगी, इसलिए प्रभावशाली होती है। 4 नंबर पॉइंट में सामाजिक और सांस्कृतिक दर्पण। मतलब ये जो कवि होते हैं उनके बताया गया कि प्रतिभा के जो माध्यम से कवि अपने समय, समाज और संस्कृति का सजीव चित्रण करता है। मतलब जो समाज में चल रहे हैं ना, जैसे मैंने फूल का उदाहरण दिया था, तो समाज में ही तो फूल का पेड़ है, समाज में हमारी सांस्कृतिक दर्पण है। तो बताया गया कि समय के हिसाब से समाज और संस्कृति के जो सजीव चित्रण कवि करता है वो अपनी रचनाओं में सामयिक समस्याओं को, विचारों को और मूल्यों को भी प्रतिबिंबित करता है। मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग प्रेमचंद की अगर बात लें तो प्रेमचंद एक लेखक भी हुए और बहुत सारी कहानियाँ लिखी उन्होंने। तो क्या किया उन्होंने, अपने समय में जो समस्याएं चल रही थी उनको अपनी कहानियों में बखूबी उभार दिया, जिससे लोगों को मतलब जब वो कहानी पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि वो कहानी उन्हीं के ऊपर बीती हुई है। इस तरह से उनमें गहराई भर देते हैं। ठीक है, तो ये रहा सामाजिक और सांस्कृतिक दर्पण में हम लोग देखते हैं। पांचवा नंबर पॉइंट है जिसमें से हम लोग सृजन का चमत्कार। सृजन मतलब क्रिएटिविटी भी एक चमत्कारिक तत्व है। प्रतिभा के बल पर ही कवि अप्रत्याशित और असामान्य काव्य रचता है। जिस व्यक्ति के अंदर प्रतिभा नहीं है ना वो ऐसी रचना नहीं कर पाएगा, क्योंकि असामान्य, जो किसी से मेल नहीं खाता है, अप्रत्याशित है, जो कभी देखा नहीं गया है, सुना नहीं गया है, रचा नहीं गया है। तो ये जो असामान्य रचना होती है और वे किसके दम पर रची जाती है, प्रतिभा के दम पर। लोगों में प्रतिभा होगी, लोगों में गुण होंगे, तभी जाकर वो नया कुछ कर पाएंगे। कहा गया है कि यह भी इसे एक चमत्कारी कहा गया है। यह चमत्कारिक उसकी अद्वितीय कल्पना शक्ति और अनुभूति की तीव्रता का परिणाम है। मतलब ये जो कभी मान लीजिए आज तक कोई रचना ऐसी की रचना रचता है जिसकी कभी रचना हुई नहीं है, तो ये एक कल्पना शक्ति ही है और अनुभूति की तीव्रता ही है। जैसे मैं अगर आप लोगों की बात करूँ तो ज़्यादातर आप लोग बॉलीवुड मूवी देखते होंगे। बॉलीवुड मूवी में बहुत सारी ऐसी दृश्य होते हैं जिसको मतलब बनाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और उसका जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा उस तरह का भी सीन वो लोग दिखा देते हैं। ठीक है, तो वो जो डायरेक्टर होते हैं उन्हीं को यहाँ पे हम लोग प्रतिभाशाली व्यक्ति मान लेते हैं। तो डायरेक्टर के अंदर भी वो क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि वो नया कुछ चमत्कारिक बना सके। भारतीय काव्य शास्त्र में जो भामह है, आचार्य बामन है और आनंदवर्धन जैसे मनीषियों ने भी प्रतिभा को काव्य सृजन का आधार माना है। आचार्य मम्मट, यहाँ पे हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो भारत में कुछ ऐसे व्यक्ति हुए, भामह हुए, आचार्य बामन हुए, आनंदवर्धन हुए, जैसे ये मनीषी मतलब ऋषि मुनि हुए। तो इनकी मनीषियों ने भी प्रतिभा को काव्य सृजन का आधार माना है। ये जो लोग हुए ये लोग भी मानते हैं कि प्रतिभा के बल पर ही काव्य का सृजन होता है, नए नए जो काव्य होते हैं वो रचे जाते हैं। आचार्य मम्मट ने कहा था काव्य प्रकाश में, आचार्य मम्मट का जो काव्य प्रकाश है उसमें कहा था कि प्रतिभा को काव्य का अनिवार्य शर्त बताया है, कि प्रतिभा के बिना जो काव्य है उसकी रचना हो ही नहीं सकती, इसलिए वो उसके लिए अनिवार्य है। यहाँ पे अंत में बताया गया है कि अतः कहा जा सकता है कि काव्य में प्रतिभा कवि की आत्मा है, जो प्रतिभा है वो कवि की आत्मा है। मतलब आत्मा के बिना शरीर तो नश्वर हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब आत्मा के बिना शरीर बेकार है, ठीक उसी तरह से प्रतिभा के बिना काव्य बेकार है। बिना प्रतिभा के काव्य रचना हो ही नहीं सकता। तो जो बताया गया है कि प्रतिभा कवि की आत्मा है और जो उसके शब्दों को जीवन प्रदान करती है और काव्य को स्थायित्व एवं उत्कृष्ट प्रदान करती है। मतलब जो
कवि की रचना होती है, जो काव्य होता है, काव्य में जो शब्द लिखे गए होते हैं, उन शब्दों को क्या होते हैं, वो शब्द उनके काव्य को एक जीवन प्रदान करता है। और जो काव्य होता है उसका स्थायित्व और उत्कृष्टता, मतलब वो काव्य हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। ये प्रतिभा जो शब्द है वही सब कुछ डिसाइड करती है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, जिस तरह मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया। क्योंकि पेपर थोड़ा टफ होता है ये, लेकिन इतना टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप लोगों का पेपर आराम से निकल जाएगा। अब अगर आप सारी बातों को अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो हम आपके लिए लाने वाले हैं, आप लोगों के कल के एग्जाम के लिए, MHD 5 के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।